नमस्कार दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, हम 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी को देख रहे थे। कल हमने इसमें पहला चैप्टर को देखा और पहला चैप्टर में जो है फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने। तो चूंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि लेंथी है, तो हमने इसमें इसके 2 पोर्शन थे टोटल, आप देख सकते हो। तो इसमें जो है इस लेसन के अंदर एक तो है पहला पार्ट लोकतंत्र क्या, व्हाट इज डेमोक्रेसी। इस पर हमने देखा था डेमोक्रेसी के क्या क्या विशेषता होती हैं, उसको देखा था। और फिर हमने देखा था कि जो लोकतंत्र है वो क्यों। आज हम देखने जा रहे हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आज हम देखने जा रहे हैं लोकतंत्र क्यों। ये हमने कल ऑलरेडी देख लिया था लोकतंत्र क्या। तो लोकतंत्र क्यों पर आज हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों। लोकतंत्र क्यों, इसको आज हम देखने वाले हैं लोकतंत्र क्यों। तो कल हमने इसका डेफिनेशन देखा था, लोकतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इस पर हमने बात किया था। थोड़ा सा हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे उसका। तो पहला हमने देखा था कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जो है वो कौन करते हैं, लोग करते हैं। ये था। और अगर हम बात करें लोकतंत्र की विशेषताएं, तो लोकतंत्र की जो है वो देखेंगे। लोकतंत्र की मेनली जो विशेषताएं थी वो विशेषताएं थी यहाँ पर देखने वाले हैं हम। समराइज लोकतंत्र की विशेषताएं आप देख सकते हैं यहाँ पर, परिभाषा का सारांश। तो हमने, आप देख सकते हो मेनली जो पूरा का पूरा जो चैप्टर था उसका क्रक्स जो था, तो पहली विशेषता तय थी लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। बाकी अन्य ये आप देख सकते हैं जो अन्य जो विशेषताएं थी लोकतंत्र की वो क्या क्या थी। तो दूसरी ये थी लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेंगे। ठीक है, सेकंड विशेषता। थर्ड विशेषता क्या है, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इनके इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं। ठीक है, अगली विशेषता है। उसके बाद है यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। ठीक है, और चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। ये क्या थी, लोकतंत्र की विशेषताएं थी। मैंने बताया था जो विशेषता क्या है, तो इधर देखेंगे 4 से 5 विशेषता थी टोटल लोकतंत्र की, जो कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये एग्जाम्पल भी देखे थे। ठीक है, इसको हमने कल कराया था। आज हम जो बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, हमारा जो इस चैप्टर का जो आपका सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो है आपका लोकतंत्र क्यों। ठीक है, या फिर लोकतंत्र ही क्यों, है ना। लोकतंत्र ही क्यों, वाई डेमोक्रेसी, अदर वाई नॉट अदर फॉर्म गुड। ठीक है, यानी कि अन्य फॉर्म क्यों अच्छे नहीं हैं। तो इस पर जो है हम बात कर सकते हैं लोकतंत्र को ही क्यों अपनाया गया। तो इसमें कुछ खास बातें होंगी। ठीक है, इसलिए लोकतंत्र को अपनाया, तो क्यों अपनाया उस पर हम बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा रूप लगता है, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इस पर जो है आप देखेंगे कि एक तो मैडम लिंगदो और उनके कई सारे छात्र हैं। ठीक है, उनके बीच डिबेट चल रहा है कि लोकतंत्र से बेटर कोई और क्यों नहीं है। जैसे हम इस संवाद को थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा आपको समझने में चैप्टर को या लोकतंत्र को ही क्यों हम अपनाएं, इसके संदर्भ में थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा। जैसे देख सकते हैं लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। प्यारे दोस्तों, ओलांदा है, ठीक है, एक स्टूडेंट ये कहता है हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। ठीक है, दुनिया भर के सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। पूरी दुनिया में लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र हो। जिस देश में जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, यहाँ भी या फिर वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। जिन देशों में जो पहले देश में
क्या होता था, मोनार्की होता था, राजतंत्र होता था, अब वो लोग भी इसको अपना रहे हैं। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है? ये बात होती है, या फिर इस पर भी अभी बहस करने की जरूरत है? तो अगला जो है स्टूडेंट इस पर बात करता है, बोलता है, लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। यानी कि वो मैडम बताती है कि हमें इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने मान लिया है। इसका मतलब ये है कि क्लास में आपकी में 10 लोग बैठे हैं और मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि भारत का अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो और लोग मान लीजिए कि अभी बताने लगे कि प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी हैं या नेहरू जी हैं, तो वो वर्तमान प्रधानमंत्री मान लो पूछ रहे हैं, तो सभी ने बोल दिया, जो कि गलत है, तो आपको भी नहीं मान लेना चाहिए। तो वही ये बात दोहरा रहा है। तो बोला है कि इसलिए नहीं मान लेना क्योंकि और लोग मान रहे हैं, जो सही हो उसको मानना चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो लोकतंत्र अन्य लोग भी अपना रहे हैं। तो वो ये बोल रहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये गलत ही रास्ता हो। ठीक है, तो ये किए है। उसके बाद जेनी इसका आंसर देती है। जेनी क्या बोलती है? हाँ, यह गलत रास्ता ही है। ठीक है, और बोलता है, आगे बोलिए, लोकतंत्र ने हमारे देश को दिया ही क्या है ना? आधी सदी से ज्यादा समय से लोकतंत्र है, और अब भी देश में इतनी गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, वो ये बोलना चाह रही है। तो ये बोलती है कि हाँ, जेनी मानती है कि हाँ, ये ठीक है, ये बात ठीक है कि ये गलत ही रास्ता है। लेकिन दोस्तों, आगे जो है एक और स्टूडेंट है, रिबियांग। ठीक है, रिबियांग क्या है इसके बारे में जो है फिर से बोलता है, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? लोकतंत्र क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण सभी गरीब हैं, या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीब है? तो इसमें ये पूछता है। ठीक है, उसके बाद जेनी फिर से बोलती है। जेनी इसके बारे में बोलती है, जो भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। वो ये बोलती है कि चाहे जो भी हो, लेकिन हम इसे ये तो कंफर्म हो गया है कि ये शासन का सर्वश्रेष्ठ फॉर्म तो नहीं है, सबसे अच्छा फॉर्म तो नहीं है। ठीक है, रूप तो नहीं है। लोकतंत्र का मतलब अराजक, इसने इसने बताया है, जैनी ने, लोकतंत्र का मतलब अराजकता है, अस्थिरता है, भ्रष्टाचार है और दिखावा है। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह नहीं करते हैं। कौन बोल रहा है? ऐसा जेनी बोल रही है। उसका फिर से आंसर देता है पाइमोन, एक स्टूडेंट है। फिर तो इसकी वजह से कौन सी प्रणाली होनी चाहिए, इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? ठीक है, क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लानी चाहिए? वो बोलता है, क्या अंग्रेजी हुकूमत को हम वापस लेकर आ जाएं? बाहर से किसी राजा को देश का शासन के लिए बुलाया जाए, किसी दूसरे देश से बुला लें क्या शासन करने के लिए? तो रोजा उस पर रोज क्या कहता है उसको हम आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। रोज इस डिबेट में क्या बोलता है, अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। रोज बोलता है, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है, स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है, ऐसे नेता की जिसे चुनाव की, संसद की परवाह न हो। ठीक है, एक ही नेता के पास सारे अधिकार होने चाहिए। ठीक है, देश के हित में जो कुछ जरूरी है वह सब करने में सक्षम हो सकता है। यानी कि वो ये बोल रहा है कि केवल और केवल रोज बोल रहा है कि एक नेता हो और वो बहुत पावरफुल हो और सारी शक्ति उसमें हो और वो सारे के सारे जरूरी निर्णय वही ले। ठीक है, सिर्फ इसी से देश में गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये कौन बोल रहा है? रोज ऐसा मानना है। रोज कह रहा है कि पहले जैसी जो मोनार्की थी या राजतंत्र बोल लीजिए या जिसको आप तानाशाही बोलते हैं, कि एक स्ट्रांग नेता हो वही हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है, ऐसा बोल रहा है। खैर, कोई पीछे से चिल्लाता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है उसका, इसी को तानाशाही कहते हैं। पीछे से एक स्टूडेंट बैठा था और वो पीछे से चिल्लाया कि इसी को तानाशाही बोलते हैं। तानाशाही का मतलब ही तो यही है ना कि सारी की सारी आपकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, न्यायपालिका संबंधी शक्तियां, विधि बनाने की शक्ति, सैनिक शक्तियां, है ना, जितनी भी शक्तियां हैं वो एक
व्यक्ति के अंदर क्या होती हैं, सेंट्रलाइज होती हैं, एक व्यक्ति के अंदर निहित होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो तो बिल्कुल तानाशाही की तरह ही हो गया ना। तो वो बोलता है पीछे से कि यही इसी को तानाशाही बोलते हैं। खैर, उसके आगे एक दो ही है स्टूडेंट, वो क्या बोल रही है अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए करने लगा तो क्या होगा। बात तो ठीक है कि जो व्यक्ति वो उसका जवाब दे रही है, ठीक है, रोज का, जो ये बोल रहा था कि एक मजबूत हाथों में होना चाहिए और सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए, एक मजबूत जो सारे फैसले ले, ठीक है। तो वो इसका जवाब दे रही है रोज का कौन, दोई बोल रही है अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने और अपने परिवार को के विकास में लगा दे या फिर वो यानी कि खुद भी भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, रोज फिर से बोलता है मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रहा हूं। यानी कि वो नेता ईमानदार होना चाहिए और सेंसिटिव होना चाहिए और स्ट्रांग मजबूत होना चाहिए। दोई बोलती है यह ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ नहीं कर सकते। वास्तविक लोकतंत्र में जो पावर है वो प्यारे दोस्तों जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में होती है, और प्रतिनिधि जो भी फैसले लेते हैं वो जनता की भलाई के लिए लेते हैं, जनता की। और जो चुनी हुई सरकार होती है, जो चुनी हुई शासक होते हैं, वो अपने संवैधानिक दायरों में और लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। लेकिन तानाशाही में क्या होता है, लोगों के अधिकारों का ध्यान या ख्याल नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो लोगों के कोई उनको तानाशाही में कोई लेना देना नहीं है। तो उसने ये बोला कि यह ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श एक आइडियल तानाशाही से कर रहे हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करनी चाहिए। इसने बहुत ही वाजिब क्वेश्चन किया है। वो बोल रही है कि हमें आदर्श के साथ आदर्श और वास्तविक के साथ वास्तविक की तुलना करनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। अब आगे ये क्या कहती है, जरा तानाशाही के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। ठीक है, मैंने बताया था लॉ आपका तानाशाही का थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं प्यारे दोस्तों इसकी बात पर। आप नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया में तानाशाही का एक्सट्रीम फॉर्म देख सकते हो। ठीक है, वहां पर क्या है कि आपको जो आप कोई भी वीडियो देख लेते हो फोन पर, कुछ भी नेट से कुछ भी सर्च कर लेते हो, ये सर्च करने का अधिकार नहीं है आपको। वहां पर नागरिक अधिकारों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। और आप देखेंगे कि अगर आपसे बहुत छोटी सी भी गलती होगी तो आपने अगर अपराध किया, आपके दादा ने, ठीक है, आपके फादर, और आप भी भुगत सकते हो। इस प्रकार की वहां पर सजा दी जाती है। तो किसी भी प्रकार की आप मूवी, बाहर विदेशी मूवी नहीं देख सकते। आपके टीवी चैनलों पर सभी पर सरकार का क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है। मीडिया स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो आप देखेंगे, पढ़ो, वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, ये तानाशाही के बारे में बोल रही है। आप यहाँ पे देखेंगे, और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए लिखा हुआ। जरा तानाशाही के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वहां के लोग कैसे जीते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। क्रूर का मतलब वहां पे यातनाएं दी जाती हैं, छोटी सी गलती के लिए बड़ी यातनाएं दी जाती हैं प्यारे दोस्तों। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि नॉर्थ कोरिया में क्या होता है कि जो अभी किम जोंग है, ये 3 लोगों की तस्वीर वहां पर लगाना बहुत ही जो है जरूरी है प्रत्येक घर में। कौन कौन, ये इनका दादा हो गया, ठीक है, ये इनका फादर हो गया, फादर, और ये खुद किम जोंग। ठीक है, तो एक बार का मतलब एक बार ऐसा हुआ कि एक महिला के घर में आग लग जाती है। और प्यारे दोस्तों जब वहां आग लग जाती है तो वो बड़ी मुश्किल से, उसके 2 बच्चे होते हैं, वो उन बच्चों को सेव करती है, अपने बच्चों को बचाती है, भगकर किसी प्रकार से वो बचा लेती है। तो बाद में होता क्या है कि उसमें, उस आग में ये 2 तस्वीरें जल जाती हैं। किसकी, यानी कि जो किम जोंग है उनके दादा और उनके फादर की। तो प्यारे दोस्तों ये बताते हैं कि वहां पर उन पर कार्रवाई चली और उनको बहुत परेशान किया गया कई साल तक। ठीक है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को प्रायोरिटी दी, ना कि उस तस्वीरों को।
ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि वहां पर जो यातनाएं क्रूर, आपको गोली मार दी जाती है सामने से, आपको आपने कोई सूचना दे दी राज्य की, ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं, तो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। इसके बारे में उसने बताया। आप देखेंगे आगे, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है। हाँ, होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। प्यारे दोस्तों, वही बोल रही है कि हम तानाशाही की तुलना तो कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वहां का जीवन कैसा होता है। ये बात ठीक कही इसने। और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। जो तानाशाह बन गया, उसको आप सत्ता से नहीं हटा सकते। जैसे कि किम जोंग, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो प्यारे दोस्तों, वहां पर क्या है, पहले उनके दादा, फिर उनके पापा, और फिर वो, और फिर उनकी औलाद या उनके भाई, क्या है, वही वंशानुगत शासन चलता रहेगा। समझ में आ गया? तो आप हटा नहीं सकते। मैडम लिख दो इस चर्चा को पूरी दिलचस्प, ठीक है, दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया। तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है या कौन गलत है। मुझे नहीं मालूम कौन सही है या कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाइए। पर मुझे यह लगता है कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे हैं। अगर किसी को अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की, तो आपको अपनी आपको अपनी आप देखेंगे बात कहने के लिए सजा दी होती, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। तो प्यारे दोस्तों, लिंगदो मैडम ने बताया कि हम जो अभी आपस में जो बात कर रहे थे तुम सारे लोग, तो मुझे नहीं पता कौन सी व्यवस्था अच्छी है या कौन सी व्यवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अपनी बातों को आप खुले दिमाग से लग रहे थे कि कौन सी अच्छी है, कौन सा क्या है, यानी कि तुम क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, लोकतंत्र को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप तानाशाह को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि निश्चित रूप से ये कन्फर्म है कि अगर आपको अपने विचारों को रखने से रोका जाता तो डेफिनेटली आपको बुरा लगता। यानी कि जैसे मान लो मैं कैसे कपड़े पहनता हूं, मुझे रोका जाए, मेरे विचार, ठीक है, मैं किसी भी सरकार की भी आलोचना कर सकता हूं, तो सरकार मुझे, मैं आलोचना कर सकता हूं क्योंकि ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। मैं बोल सकता हूं, मैं अभिव्यक्ति कर सकता हूं, मैं अपने मैं संगठन बना सकता हूं, अपनी पार्टी बना सकता हूं, मैं सेलेक्ट हो सकता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, अगर मुझे इससे रोका जाएगा, मैं क्या चीज देख रहा हूं यूट्यूब पर, क्या चीज नहीं देख रहा हूं, तो क्या होगा, ये डेफिनेटली बुरा लगेगा। तो इसी के बारे में वो बात कर रही है। क्या आप ऐसे देश में रह सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? तो बिल्कुल ठीक है प्यारे दोस्तों। जहां पर आजादी, नॉर्थ कोरिया में मैंने आपको बताया कि आपको अपने विचार, आप राज्य के खिलाफ, आप सरकार की आलोचना तक नहीं कर सकते। जिन्होंने आलोचना की उनको कड़ी सजाएं मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। आगे चल लेते हैं प्यारे दोस्तों। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वो अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं, और ये तर्क कुछ इस प्रकार है। तो प्यारे दोस्तों, आपका पहले तो ये कई बार क्या है कि लोकतंत्र के विपक्ष में भी तर्क, एक तो पक्ष में हम क्यों लोकतंत्र को क्यों अपनाएं, एक तो इसके पक्ष में तर्क हो गया और एक के विपक्ष में तर्क हो गए, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एंटी आर्गुमेंट्स हैं, एंटी आर्गुमेंट्स अगेन कह सकते हैं किसके, आपके लोकतंत्र के। और एक हो गया आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब उसकी विशेषताएं जो जो हैं, 4-5 विशेषताएं वो बता देनी है आपको, और इसके एंटी आर्गुमेंट में ये बातें लिख देनी है। जैसे लोकतंत्र के एंटी आर्गुमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, हम उसको देख लेते हैं। तो प्यार दोस्तों, यहां पर देखेंगे अर्थात लोकतंत्र के खिलाफ तर्क कौन कौन से हैं। तो पहला तर्क तो ये है प्यारे दोस्तों कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। जल्दी जल्दी से क्या होता है, नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। हाँ, सरकारें गिर भी जाती हैं, ठीक है, सरकारें बदल जाती हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार ना आए, गठबंधन की सरकार, तो उसका पता ही नहीं होता कि सरकार कब गिर जाएगी, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये बता रहे हैं, ठीक है, राजनीतिक लड़ाई नहीं है, सत्ता का खेल। ये क्या है, राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल, यानी कुर्सी का खेल है, ये बोलना। यहां नैतिकता की कोई जगह नहीं है। आपने कई बार सुना होगा कि किसमें आप देखेंगे कि सत्ता, कुर्सी पाने के लिए कई बार
मर्डर तक हो जाते हैं। तो ये वही बात कह रहा है कि नैतिकता का मतलब है कि क्या अच्छा है क्या गलत है। गलत और सही का फर्क किए बिना दोस्तों यहाँ पर लोकतंत्र में क्या होता है, व्यक्ति सत्ता कुर्सी पाने के लिए होड़ में होता है। तीसरी जो इसकी जो है कमी है दोस्तों, वो बोल रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। लोकतंत्र होता है तो हर फैसला, जो भी फैसला होगा वो लोगों यानी कि उनसे क्या होगा, चर्चा करनी पड़ेगी। आप मान लीजिए कि आप हर व्यक्ति से तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या अपनाया गया है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन संसद में चर्चा होगी, क्योंकि संसद में तो आपका जनता ने के जो प्रतिनिधि हैं, जो शासक हैं, चुनकर भेजे हैं, तो संसद में उस पर चर्चा होगी। इससे क्या होती है कि निर्णय लेने में देरी होती है, ये बात सही है। उसके बाद इसका जो है दोस्तों चौथा वो क्या है, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता। अब कई बार क्या है कि जो नेता चुन लिए गए हैं, मान लीजिए को आते दूसरे इलाके से और चुन लिए गए कहीं और से, ठीक है। मान लीजिए मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में और मैं चुन लिया गया उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए मैं वेस्ट उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, लेकिन मैं खड़ा हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश से, क्या मुझे वहां के मुद्दों का पता होगा? तो नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, इससे क्या होता है, पता नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। ये बात ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, लोकतंत्र की अगली यानी कि जो क्या है, एक प्रकार से कह सकते हो कमियां हैं, ठीक है। खराब फैसले होते हैं। और देख लेते हैं एक दो कमियां। तो ये क्या होगा, पांचवी, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है। चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, और खर्चीली होती है दोस्तों। तो एक तो ये चुनाव में जो है बहुत ज्यादा पैसा होता है, ठीक है, इसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है। आप देख सकते हैं कि कई बार वोट तक खरीद ली जाती है, ठीक है, तो ये भी है। उसके बाद है दोस्तों छठी जो विषय, वो आप कहेंगे एंटी आर्गुमेंट बोल सकते हैं, या विपक्ष में जो तर्क है, सामान्य लोगों का पता नहीं रहता। सामान्य लोगों को कुछ भी पता नहीं होता इसमें, उनके लिए क्या चीज अच्छी है क्या चीज नहीं है। जो लोग अपने अधिकार तक नहीं जानते, तो उनको कैसे पता होगा क्या चीज उनके लिए अच्छी है या बुरी है। इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि भाई जब उनको यही नहीं पता तो किसी चीज का वो फैसला कैसे कर सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में तो लोगों का सहमति होना बहुत जरूरी है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों ना हो। तो ये वाली बात रही। तो आपको ये जो है एंटी आर्गुमेंट विपक्ष में तर्क थे, ठीक है। खैर हम आगे देखें दोस्तों, क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में आ रही हैं, इससे कौन सी तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होते हैं। आगे देखेंगे कौन सा तर्क किसी भी तरह के सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा। इससे इस तर्क से क्या आप सहमत है, ये आगे देख लेते हैं हम एक। तो देखेंगे प्यारे दोस्तों आगे क्या है आपका नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। वो ये कह रहा है कि भाई कमियां तो सभी में होती हैं, लेकिन और जो व्यवस्थाएं हैं उनकी तुलना में कम कमियां हैं। मान लो कि और जो पूंजीवादी व्यवस्था, जो आपकी समाजवादी व्यवस्था है, जो तानाशाही व्यवस्था है, जो राजशाही व्यवस्था है, जो धर्म तंत्र होता है, जहां पर धर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है, धर्म को ध्यान में रखकर कानून बनाए जाते हैं, उन व्यवस्थाओं को सभी की तुलना करने के बाद हम ये तुलना करते हैं कि सबसे कम कमियां किस व्यवस्था में है। तो ये तो पक्की बात है कि लोकतंत्र सभी समस्याओं को समाप्त करने वाली कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। लोकतंत्र हमारे देश में और दुनिया के अन्य हिस्सों में गरीबी भी नहीं मिटा सकता, नहीं, गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर दोस्तों लोकतंत्र सिर्फ इस बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। ये बड़ी बात है कि लोग खुद फैसले करें। अब ऐसा नहीं कि मेरे बारे में फैसले कौन करा, हर फैसला कौन करेगा, तो एक शासक करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जनता की भागीदारी, क्योंकि जनता की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, लोकतंत्र के अंदर जनता की भागीदारी होनी चाहिए किसी भी फैसले में। और वो कैसे भागीदारी होगी, जब आप वोट करोगे, और वोट करोगे तो शासकों को चुनोगे, शासक के फैसले लेंगे, शासक फैसले लेंगे, कानून बनाएंगे जो हम पर लागू होंगे। तो हमारी भी भागीदारी हुई उसमें, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये बोल रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ बुनियादी चीजों को देखता है और लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इस बात की भी गारंटी नहीं हो जाती है, गारंटी नहीं हो जाती है कि उनके फैसले अच्छे ही होंगे। हाँ,
ये भी बात हकीकत है कि भाई जनता द्वारा जो भी है, चलो उसके जो फैसले, पहली बात तो ये है कि खुद करे, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो फैसले सभी अच्छे ही होंगे। इन फैसलों में लोगों की दोस्तों अब देखेंगे फैसले सही ही होंगे, आगे लिखा हुआ है, आगे देखेंगे आप, आगे देखेंगे फैसलों में देरी होती है, ठीक है, और फैसले गलत भी हो सकते हैं। तो सही हो तो जल्दी कोई जरूरी नहीं है, फैसले क्या हो सकते हैं, आपकी गलतियां भी हो सकती हैं, इन फैसलों में भागीदारी बनने में क्या हो सकता है, फैसलों में देरी भी हो सकती है, ये भी बात ठीक है, ठीक है। यह भी सही है कि लोकतंत्र जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है, ये भी बात सही है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जल्दी जल्दी क्या हो जाती है, बदलाव भी होती है, जल्दी से सरकार गिर भी जाती है, ये भी बात है। लेकिन दोस्तों कई बार बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका क्या पड़ता है, असर पड़ता है। लेकिन इन तर्कों के बावजूद आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों, परंतु इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देख रहे हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, ये बात। पर वास्तविक जीवन में दोस्तों हमारे सामने यह सवाल नहीं होता, वहां सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं, अभी विकल्प कौन से हैं, जैसे मैंने बताया आपको, राजशाही है, तानाशाही है ना, समाजवादी है, आपका देखेंगे कम्युनिस्ट है, ठीक है। उन विकल्पों में से लोकतंत्र भी, ठीक है, दूसरों से बेहतर है। तो हम ये देखते हैं कि भाई जितने भी अभी हमारे पास सरकार के जो रूप हैं उनमें सबसे बेहतर लोकतंत्र है, ठीक है। अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क आगे प्यारे दोस्तों, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, यानी कि फेवर में। अभी हमने एंटी आर्गुमेंट देखे थे, लेकिन उसके फेवर में देखते हैं। तो देखिए भाई चीन में क्या हुआ, चीन में 1958 से लेकर 1951 के दौरान अकाल पड़ा, और विश्व इतिहास का अब तक का दोस्तों जो ज्ञात भुखमरी या फिर अकाल हुए हैं वो सबसे भयावह अकाल था, ठीक है। करीब 3 करोड़ लोग इसमें मारे गए थे, ठीक है। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि भारत की भी स्थिति अच्छी नहीं थी बहुत ज्यादा, क्योंकि भारत में उतना भी अनाज नहीं हो पाता था कि वो अपना खुद का पेट भर सके। लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। चीन में चीन के समान अकाल और की स्थिति नहीं आई, जबकि भारत की स्थिति खुद की इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों क्यों नहीं आई, इसका रीजन क्या है, क्योंकि प्यारे दोस्तों भारत जो था वो एक लोकतांत्रिक देश था। देखते हैं आगे क्यों, ऐसा क्यों हुआ। इतिहास आप देखेंगे, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारों की नीतियों के अंतर के कारण हुआ, यानी कि वहां पर 3 करोड़ लोग मारे गए, ठीक है। क्यों हुआ, सरकार की नीतियों के कारण। भारत में प्यारे दोस्तों देखेंगे, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरीके से काम किया, यानी कि जो जो हमारे यहाँ पर खाद्य सुरक्षा, यानी कम से कम भी इतना अनाज तो दो, पीडीएस सिस्टम आपने सुना होगा जो आपको राशन मिलता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों खाद्य सुरक्षा आप देखेंगे, क्योंकि भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है और उसमें खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीन सरकार ने महसूस नहीं की। नहीं तो वो भी क्या होते कि एक खाद्य से कम लोगों को खाना तो प्रोवाइड कराते जिससे वो कम से कम नहीं मरते, ठीक है। तो उन्होंने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर लोकतांत्रिक देश है। तो लोग जो होगा, लोगों के हित में फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि जो जनता जो जो सरकार चुनी गई है, क्योंकि वो किसने चुनी है, जनता ने चुनी है, और जनता उनके हित में फैसले लेने होंगे, नहीं तो वो सरकार को बदल देंगे, ठीक है। प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे और चीन में क्या हुआ, यानी लोकतांत्रिक देश में इतने बड़े स्तर पर तो अकाल नहीं आया। अर्थशास्त्री क्या मानते हैं, ऐसा मानते हैं अगर चीन में बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती, बहुदलीय प्यार दोस्तों वहां पर क्या है, एक ही पार्टी को आपको वोट देना है, ठीक है, वहां पर भी बहुदलीय शासन व्यवस्था होती तो विपक्षी दल होते, और विपक्षी दल होते तो दोस्तों वो सरकार की आलोचना करते। मान लीजिए सरकार भुखमरी नहीं मिटा पा रही है, ठीक है, तो सरकार की दूसरा विपक्षी दल क्या करता, हमेशा आलोचना करता। जैसे मान लीजिए वर्तमान सरकार पर आरोप लगते हैं कि भाई आप बेरोजगारी को दूर नहीं कर रहे हो, आप रोजगार पैदा नहीं कर रहे हो, तो विपक्ष बार बार मुद्दे को उठाता है नहीं उठाता। तो विपक्ष का होना लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है,
ठीक है। तो सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती। यार दोस्तों, लोकतंत्र में क्या होती है, एक स्वतंत्र मीडिया होती है जो कि हमेशा जो सत्ता होती है, जो शासन चला रही होती है, उस सरकार की आलोचना करती है, उसके गलत कामों की आलोचना करती है। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मीडिया होती, इतने सारे लोग भूखे नहीं मरते, क्योंकि बार बार मुद्दे उठाते कि तुम्हारी सरकार में इतने लोग मर गए, ये मर गए, तो दूसरी पार्टी को मौका मिलता। ये कारण था। ठीक है। यह उदाहरण लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत ढंग से समझा सामने लाता है। इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र दोस्तों, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे अच्छा, बेशक कमियां हैं लोकतंत्र में, लेकिन उन कमियों के बावजूद उन सारे व्यवस्थाओं में से, सरकार की सारी व्यवस्थाओं में से सर्वश्रेष्ठ निकल कर आता है, वो है लोकतंत्र। तो आगे देखते हैं दोस्तों। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी अन्य अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकारें लोगों की जरूरतों पर ध्यान दें दे भी सकती हैं और नहीं भी दे सकती। ठीक है। ऐसा यानी कि वो हो सकता है कि जनता के हितों में काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, क्योंकि अल्टीमेट पावर उनके पास है। ठीक है। वो डिक्टेटर की तरह जनता के अधिकारों का हनन कर सकते हैं और जनता उनको हटा भी नहीं सकती। लेकिन लोकतंत्र में जनता उनको हटा सकती है अगर जनता के अनुरूप काम नहीं करेंगे, जनता के अधिकारों का हनन करेंगे। तो आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, और यह सब सरकार चलाने वाले की मर्जी पर निर्भर करेगा। ठीक है। यानी कि वहां पर जो सरकार चला रहा है वो वहां पर जनता के हित में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर शासक को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उसको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि वो लोगों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। परंतु लोकतंत्र में प्यारे दोस्तों, जनता की इच्छा के विपरीत अगर आप काम करोगे तो आपको अगले 5 वर्ष में जनता हटा देगी। ठीक है। आपको हटा देगी नहीं, नया विधायक ले आएगी, नया सांसद लेकर आ जाएगी, है। तो पर लोकतंत्र में जरूरी है कि दोस्तों, शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दें, मुद्दों पर तत्काल ध्यान दें, है ना। इसका मतलब क्या है, आप ये कह सकते हैं, इसका जो कंक्लूजन है प्यारे दोस्तों, हम ये निकाल सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। इसमें जवाबदेही ज्यादा है। जनता, अगर आप नहीं करोगे काम तो जनता आपको हटा देगी, तो जनता के प्रति आपकी जवाबदेही ज्यादा बन जाती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका तर्क हो गया, पहला तर्क। उसके बाद हम देखेंगे गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों को बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। यानी कि क्या होता है, जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो बेहतर फैसला लेती हैं। देख सकते हैं, लोकतंत्र का आधार क्या है, व्यापक चर्चा और बहसें। यानी कि कोई भी जो फैसला होगा उन पर खूब चर्चा होती है, कई कई दिन तक चर्चाएं चलती हैं, लोगों से क्या होता है, बहस होती है लोगों के बीच में। उसके किसी भी जो जो आप कोई नया बिल या कानून लाना चाहते हो, उस पर व्यापक बहस होती है। तो उसकी कमियां क्या क्या होंगी, उस पे क्या कठिनाइयां होंगी लागू करने में, उस पे सब पे चर्चा होती है। तो एक बेहतर कानून बाहर निकल कर आता है, एक बेहतर कानून का निर्माण होता है। ठीक है। तो आप देखेंगे दोस्तों, लोकतांत्रिक फैसलों में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, ये तो है ना। उसमें क्या होंगे, ज्यादा लोग शामिल होंगे। और मान लो कि कोई तानाशाह है तो एक व्यक्ति भी फैसला ले सकता है, जो कि गलत भी हो सकता है। ठीक है। चर्चाएं करके फैसले होते हैं दोस्तों, बैठकें होती हैं लोकतंत्र के अंतर्गत। ठीक है। किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच को देखा जाता है कि इस मसले पर सभी लोगों के तर्क, ठीक है, अनेक लोगों की सोच लगी होती है, तो उसमें गलती होने की गुंजाइश प्यारे दोस्तों कम होती है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक तो आपके घर में केवल एक व्यक्ति फैसला ले रहा है। ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें गलती की गुंजाइश हो, लेकिन मान लो कि आप अपने दोस्तों से पूछ लें, आप अपने परिवार से पूछ लें, तो उसमें से कुछ दोनों आर्गुमेंट और एंटी आर्गुमेंट आएंगे, तो उनमें से जो सबसे अच्छा रास्ता है वो चुन सकते हो आप। ठीक है। प्यारे दोस्तों, वहां पर गलती की गुंजाइश क्या हो जाती है, कम से कम होती है जब ज्यादा लोग फैसले लेते हैं। बेशक उस फैसले को लेने में देरी होती है, बेशक फैसला लेने में देरी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा निर्णय निकल कर आएगा।
ठीक है। लेकिन प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण मामलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने भी लाभ हैं, है नहीं है? तो थोड़ा सब्र से लो आप फैसला, थोड़ा देरी से लो लेकिन अच्छा फैसला लो। तो आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा उग्र और गैर जिम्मेवार फैसला लेने की संभावना क्या हो जाती है, घट जाती है। उग्र फैसले, जल्दी में आकर फैसले ले लेना, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है फेवर में, जो आप लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क दे सकते हो, आप ये कहोगे कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। दूसरा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तीसरी जो उसकी विशेषता है वो क्या है। तीसरी विशेषता इसी तर्क से जुड़ी है कि लोकतंत्र मतभेद और टकरावों को संभालने का एक तरीका उपलब्ध कराता है। ये भी बात ठीक है, मेरे बीच और आपके बीच किसी बात पर मतभेद हो सकता है, ठीक है, किसी मुद्दे को लेकर टकराव हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी देख सकें आप, संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो ये क्या है, मतभेदों के बीच भी कुछ नया क्या आ सकता है, आपका फैसला आ सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ठीक है। उसके बाद है किसी भी समाज में लोगों के हित और विचारों में अंतर होगा ही, नॉर्मल सी बात है, होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले, बहुत सारे विविधता वाला देश है, ठीक है। विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म रहते हैं, ठीक है, धर्मों के लोग रहते हैं। विभिन्न जातियों वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा हो जाता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न धर्म को मानते हैं, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, ठीक है। जातियां भी क्या है, जुदा जुदा है, अलग अलग जातियां हैं। दुनिया को आप देख सकते हैं आगे, दुनिया को ये सभी अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, है ना। और उनकी पसंद में भी क्या है, अंतर मिलता है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकरावों को कैसे सुलझाया जाए, इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। क्या ताकत के बल, ताकत का मतलब है तानाशाही के बल पर, है, या फिर राजशाही के बल पर, यानी कि जो केवल एक व्यक्ति के हाथ में ताकत हो, ऐसे सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा प्यारे दोस्त, और कमजोर समूह को इसको मानना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन दोस्तों इससे नाराजगी और संतोष पैदा होता है, असंतोष पैदा होगा इससे। जब आप, एक वर्ग बहुत ताकतवर बन जाएगा और एक वर्ग के पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं होंगे, उनके अधिकारों का हनन होगा, तो क्या होगा, समाज में असंतोष, नाराजगी, क्या होगा, मतभेद पैदा होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह पाएंगे। फिर क्या होता है, विभाजन हो सकता है ना। भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विभाजन हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए लोकतंत्र बहुत जरूरी है। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है, यानी कि विभिन्न जातियों के लोगों को, विभिन्न धर्मों के लोगों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहने का व्यवस्था करता है, रहने का उपलब्ध करता है, ठीक है। यानी कि समाधान प्रोवाइड कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता। आज जो गवर्नमेंट है, कोई गारंटी नहीं है 10 साल बाद होगी। पहले जो गवर्नमेंट थी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे वही चलती रहेगी। लोकतंत्र में कोई स्थायी शासक नहीं है, कोई स्थायी विजेता नहीं है, कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता है। परमानेंट, आज आज कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ, इस बार हार गया, कोई गारंटी नहीं कि वो अगली बार भी हारेगा, उससे अगली बार हारेगा, ठीक है। इसी का नाम है लोकतंत्र, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आप कह सकते हैं, सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। ये क्या हुई, नेक्स्ट विशेषता। बेहतर सरकार, आगे देखेंगे, बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन, बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं, ठीक है। ये तीन तर्क लोकतंत्र को बहुत ही ज्यादा मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाले सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। ये तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है, ठीक है। तो लोकतंत्र में नागरिकों की
जो हैसियत है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। यानी कि ये कह सकते हैं जितनी भी व्यवस्थाएं अभी वर्तमान में चल रही हैं, जिस प्रकार के नागरिक अधिकार लोकतंत्र प्रोवाइड कराता है, आपको बोलने की आजादी, आपको घूमने की आजादी, आपको रहने की आजादी, ठीक है। इस प्रकार की जो आजादी लोकतंत्र क्या देता है, नागरिकों को जो अधिकार देता है और कोई व्यवस्था नहीं देती। इसका मतलब ये कह सकते हो प्यारे दोस्तों, अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तो भी यह दूसरों से बेहतर है। यानी कि अगली जो विशेषता है वो क्या है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान करता है दोस्तों। नागरिकों का क्या करता है, सम्मान करता है। इसका मतलब है नागरिक अधिकारों का सम्मान करता है। दैट मीन्स लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। राजनीतिक समानता, मुझे भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैं भी वोट क्या करते हैं, मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, तो मैं भी क्या है एमपी एमएलए बन सकता हूँ। तो ये क्या है, राजनीतिक समानता। मुझे भी वोट का अधिकार होगा, मुझे वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी आधार पर, जाति धर्म लिंग के आधार पर आप नहीं कर सकते मुझे वंचित मेरे वोट देने के अधिकार से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सबसे गरीब, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसमें सबसे गरीब और सबसे अनपढ़ भी वही दर्जा प्राप्त है जो कि अमीर और पढ़े लिखों को होता है। लोकतंत्र में एक सबसे गरीब, एक अनपढ़ आदमी का भी वही दर्जा है जो एक पढ़े लिखे और बहुत अमीर का दर्जा होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वोट का जो मूल्य है सभी लोगों का क्या है, बराबर है। लोगों देखेंगे आप, लोग किसी शासक की प्रजा ने होकर खुद के शासक होते हैं। लोकतंत्र में हम किसी राजा की प्रजा नहीं है, ठीक है, हम खुद के शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी खुद के लिए ही जवाबदेह होते हैं। इसमें हम क्या है, हमने गलतियां की तो हमने खुद ही जवाब दें। हमने किसी नेता को चुना और वो काम नहीं कर रहा तो उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने चुना है उसको ऐसा, ठीक है। हमें अच्छा नेता चुनने चाहिए था, ठीक है। लोकतंत्र के दोस्तों पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि पांचवा तर्क है, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है। इसलिए है बेहतर क्योंकि हमें अपनी गलती ठीक करने का भी अवसर मिलता है। क्यों मिलता है? मान लीजिए किसी नेता ने कोई गारंटी दी, अगली बार उसको वो पूरा नहीं कर पाया तो अगली बार आप उसको हटा देंगे, ठीक है। लोकतंत्र में क्या है, गलती को ठीक करने का, ठीक है, क्या होता है, अवसर मिलता है। ये आपको याद रखेंगे। लोकतंत्र का ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया, फैसले बदल सकते हैं, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था, बदला जा सकता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकारों में दोस्तों फैसलों को नहीं बदला जा सकता, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो ये पूरा का पूरा हमने देखा प्यारे दोस्तों, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं थी और सबसे बेहतर इसके पक्ष में और विपक्ष में मैंने आपको तर्क दिए। तो ये था लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ क्या है, इसको भी देख लेते हैं, आखिर ये क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें आ गया आपका लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, ठीक है, ब्रॉड मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। ब्रॉड मीनिंग क्या है, ठीक है, और भी हम इसको लोकतंत्र को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखेंगे आप यहां पर इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की, ठीक है। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं और गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ठीक है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र दोस्तों। यानी कि लोकतंत्र का जो हमारे यहाँ पर भारत में जो लागू होता है वो कौन सा है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं और संसद में क्या हम हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। तो हम जिन देशों में दोस्तों लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते, ठीक है। इसको देख लेते हैं आगे। जहां भी यानी कि लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग शासन चलाते हैं, सभी लोगों की तरह से दोस्तों तरफ से बहुमत से फैसले लेने का अधिकार होता है।
यानी कि सभी लोग, यानी कि जैसे भारत की अभी 135 करोड़ जनसंख्या, तो उनकी तरफ से दोस्तों बहुमत से फैसला लेंगे। कौन लेंगे? हमारे जो शासक हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था। लोकतंत्र हमारा कैसा है? भारत एक प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। ये जो बहुमत है ये भी शासन नहीं चलाता। कैसे? बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। बहुमत में यानी कि जो शासन फैसले लेते हैं वो भी क्या होता है दोस्तों? प्रतिनिधि लेंगे। ठीक है, यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आगे देखेंगे, क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि भाई 140 करोड़ 135 करोड़ भारत की जनसंख्या, तो क्या हर किसी से सामूहिक रूप से बैठाकर उनको क्या हम फैसले ले सकते हैं? क्या बैठक कर बात कर सकते हैं? एक एक व्यक्ति से कैसे पूछेंगे? तो इसके लिए वो तर्क दे रहा है। एक तो ये बात नहीं है कि हम सबसे नहीं पूछ सकते, दूसरी बात ये है अगर यह संभव भी हो जाए मान लो, तो हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने के लिए समय नहीं है। ठीक है, उसकी इच्छा भी नहीं है, कई बार इच्छा भी नहीं होती, उसके पास योग्यता और कौशल भी नहीं होता। ये भी बात ठीक है। इसीलिए हमने किसको चुना? प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, हमारे प्रतिनिधि लेंगे, ठीक है, फैसले। तो इससे हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिल जाती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में भी मदद मिल जाती है कि भाई लोकतांत्रिक सरकार कौन सी है, हम तुरंत बता देंगे। गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या होगी? तो जो लोकतंत्र की विशेषता है आप जब लिखेंगे तो लोकतंत्र की विशेषता है उसके विपरीत उनको उलट देना, तो क्या लिखोगे आप? गैर लोकतांत्रिक देश की विशेषताएं बता देंगे। वहां पर नागरिकों का अधिकार नहीं होता, जनता जो शासक है वो चुने हुए नहीं होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कोई उनके ऊपर कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होती है। शासक जो फैसले, उन शासकों को जनता हटा नहीं सकती है। उसने जो फैसला एक बार ले लिया उसको बदला नहीं जा सकता। ये क्या है? गैर लोकतांत्रिक सरकार की क्या हो जाएंगी? विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने में भी क्या है आ, आ, करने की क्षमता नहीं मिल जाती। ठीक है, इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए हमें लोकतंत्र के वृहद अर्थ को भी समझना पड़ेगा, यानी लोकतंत्र का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट भी है इस ये जो परिभाषा से अलग। आकर देख लेते हैं क्या है ब्रॉड कॉन्सेप्ट। क्या है प्यारे दोस्त? तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ कई बार, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यानी कि इसका वृहद स्वरूप क्या है यहाँ पे देखेंगे। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए भी करते हैं। ब्रड कॉन्सेप्ट में हम बात करें, केवल सरकार या शासन या शासकों से लेना देना नहीं है लोकतंत्र का, और भी क्या इसके अर्थ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। अब ये किस पर आ गया? मैंने आपको कल बताया था, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जैसे परिवार, और ग्राम सभा क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें आप बैठकर फैसले ले सकते हैं। तो ब्रड कॉन्सेप्ट में हम इसको समझ रहे हैं, है ना। तो दोस्तों लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक होता है। जब कभी भी फैसले करता होता है तो सभी साथ बैठकर अब सब आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। ठीक है, फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि मेरे पिताजी का। ठीक है, इसमें ये बात हो रही है कि वो परिवार कितना लोकतांत्रिक है, वो कोई समाज कितना लोकतांत्रिक है। उसके बाद है, मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मेरे प्यारे दोस्त, कुछ आप देखेंगे वो कक्षा का एग्जाम्पल दे रहा है। उनका सवाल पूछने का क्या है? लोकतांत्रिक अधिकार है। ठीक है ना, सवाल पूछने का। जो आपके स्टूडेंट हैं, आपका, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो सवाल पूछने को इजाजत नहीं देते। मैं ऐसे शिक्षक को पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता के हों, अर्थात मुझे बोलने, मुझे सवाल पूछने की आजादी देते हों। तो ये सवाल, ये क्या है? एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हम आगे गहराई में जा रहे हैं, आगे देखेंगे। और एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। क्या वे लोकतंत्र की बात करेंगे? नहीं करते दोस्तों। ठीक है, एक परिवार है, उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। मान लो कोई नेता है, तो वही उस एक ही परिवार के लोग सारे के सारे बड़े फैसले ले रहे हैं एक पार्टी के,
क्या है, ये भी लोकतांत्रिक नहीं होगा। उसमें सारे के सारे सदस्यों को मीटिंग होगी, उसमें फैसले लिए जाएंगे, उसको कहेंगे लोकतांत्रिक पार्टी। समझ में आ गया? तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है आगे देखें। लोकतंत्र शब्द प्यारे दोस्तों इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के बुनियादी तरीके को उजागर करता है। फैसले यानी कि फैसला जो ले रहा है कौन ले रहा है, ठीक है, क्या वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है ना। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले लोग, सभी लोग के साथ विचार विमर्श किया जाए। मान लीजिए कि कोई फैसला मेरे संदर्भ में लिया गया, मेरी शादी करनी है और मुझसे ही नहीं पूछा गया, तो क्या है, ये क्या होगा, गैर लोकतांत्रिक होगा। क्योंकि मुझसे विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इस निर्णय से प्रभावित हूंगा, नॉर्मल सी बात है। तो आगे देखेंगे, उनकी स्वीकृति से फैसले लेना या यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी उस उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होता है जितना कि एक बहुत शक्तिशाली का। इसका मतलब ये कह रहा है एक बहुत ताकतवर है, बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, उतना ही जरूरी है भागीदारी होना जितना कि एक गरीब आदमी या कमजोर आदमी का होना है, ठीक है। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है या किसी अन्य संगठन पर भी लागू होती है। कोई संगठन जो सरकार के संगठन है, वो जो काम करते हैं उनका भी डेमोक्रेटिक होना प्यारे दोस्तों बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है, लोकतंत्र का वृहद रूप क्या हुआ, केवल जनता की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला लोकतंत्र केवल सरकार पर लागू नहीं होता, लोकतंत्र आपके परिवार, लोकतंत्र आपकी समाज या आपके गांव, लोकतंत्र आपके जो संस्थाएं हैं जैसे कि चुनाव आयोग, क्या वो लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसे कि वित्त आयोग, क्या वो लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी संस्थाएं भी क्या होनी चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से काम करें। यही है ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। कुछ समझ में आया आपको? प्यारे दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है। तो कई बार हम लोग लोकतंत्र का प्रयोग किसी भी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करते, कुछ आदेशों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक सरकारों को जरूरत होनी चाहिए। यानी कौन कौन से हैं, अगर कोई लोकतांत्रिक देश है तो कौन कौन सी चीजें पानी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं, इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखा पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है, वो रियल डेमोक्रेसी होगा। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसले लेने के में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं, ठीक है, केवल और केवल वोट का समान अधिकार नहीं, प्रत्येक नागरिक को फैसले लेने में क्या ले जाना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए सभी की। एक ये हो गया। उसके बाद हम आगे देखेंगे, हर नागरिक को इसके लिए सूचना समान उपलब्ध। देखिए, हर नागरिक को इसके लिए क्या होनी चाहिए, सूचना पाने का अधिकार, है ना। बुनियादी शिक्षा मिलनी चाहिए, बुनियादी संसाधन, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं, पक्की निष्ठा, प्यारे दोस्तों ये होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखेंगे तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। ये बात हकीकत है कि इस प्रकार को देखेंगे तो कहीं भी आदर्श लोकतंत्र नहीं मिलता। फिर भी आप देखेंगे दोस्तों, फिर भी यहाँ पे देखेंगे, फिर भी आदर्श रूप में लोकतंत्र को हमारी समझदारी हमें बार बार ये याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों को पहचानने में क्या मिल जाती है, मदद मिलती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं, इससे हमें न्यूनतम या काम चलाओ लोकतंत्र या अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर पता चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी हम तुलना करते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि कोई लोकतंत्र केवल दिखावटी है। जैसे मान लीजिए कि कोई देश है जो अपने आप को लोकतांत्रिक बताता है लेकिन नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है, ठीक है, नागरिकों को बोलने की आजादी नहीं देता है, कहता अपने आप को लोकतंत्र है, ठीक है। तो ये है, इसको अंतर समझ में आ जाता है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज्यादा बात नहीं की है, ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बुनियादी संस्थाओं के स्वरूप की चर्चा की है, तो ये हमने आपको देखा, ये था भी आपका लोकतंत्र और इसको हमने बताया। और बाकी इसमें और कोई इंपोर्टेंट बात है नहीं जो कि बताई जाए। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा
ये इसमें जो है हमने बात किया कि क्या-क्या महत्वपूर्ण एक तो ये सेकंड पार्ट था और सेकंड पार्ट में हमने देखा कि लोकतंत्र ही क्यों, ठीक है? उसमें यानी कि लोकतंत्र के पक्ष में और विपक्ष में तर्क दिए, ठीक है? इसके बारे में बात किया। थोड़ा-सा प्रश्नों को कैसे हल करना है, थोड़ा-सा बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों पर, ठीक है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। तो देखेंगे यहाँ पर दोस्तों लिखा है 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएँ हैं, ठीक है? आगे देश दिया हुआ है, ठीक है? इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे, ठीक है? और इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक या पक्का नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ जो है लिखें, ये बोल रहा है। तो कै, ख, ग इसको है तो थोड़ा-सा देख लीजिए। देश जो कै के बारे में बोल रहा है, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते, ठीक है? मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, ठीक है? तो ये क्या है? ये आप बताइए कि भई आप कोई ऐसा देश है जो ये बोल रहा है कि भई हमारा जो है एक ऑफ़िशियल रिलीजन है। जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं पाकिस्तान, तो उनका क्या है? इस्लाम एक जो है उनका ऑफ़िशियल धर्म है, एक राष्ट्रीय धर्म है उनका, है ना? तो वो बोलता है कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम क्या है आपको वोट डालने का अधिकार नहीं देंगे। तो एक बात बताइए क्या ये लोकतांत्रिक है? ये क्या है? गैर लोकतांत्रिक है क्योंकि धर्म, जाति के आधार पर आप किसी को भी वोट देने से वंचित नहीं कर सकते लोकतंत्र में। दूसरा जो है क्या हो गया? ख में क्या है भई? ख में बोला गया एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। तो क्या है दोस्तों? ये क्या है? गैर लोकतांत्रिक है, ठीक है? ये क्या है? गैर लोकतांत्रिक है। इसका मतलब क्या है कि आप समान अवसर नहीं दे रहे हो। इसका आगे क्या लिखना है आपको? आप समान अवसर नहीं दे रहे हो, सभी पार्टियों को, अन्य पार्टियों को नहीं दे रहे हो। इसका मतलब चाइना की तरह है ये, मेक्सिको की तरह है ये, हैं? और आपने देखा होगा मुगाबे का एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ये उसकी तरह है रॉबर्ट मुगाबे, है ना? जो हमने देखा था। ज़िम्बाब्वे का एग्ज़ाम्पल तो ये था। उसके बाद देखेंगे ग में क्या कह रहा है? पिछले 3 चुनावों में सत्ता दल को पराजय का मुँह देखना पड़ा। तो ये तो इसमें जीत और हार दोनों होती है प्यारे दोस्तों, ठीक है? जीत और हार दोनों होती है तो लोकतांत्रिक हो सकता है, ठीक है? वहाँ पे क्या है लोकतंत्र क्योंकि लोकतंत्र में जीतने की और हारने की संभावनाएँ होती हैं, लेकिन पिछले 3 बार से लगातार पराजय का सामना कर रहे हो, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है? शासक दल को पराजय का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोकतंत्र में ये अधिकार है कि आप चाहो तो जनता के आप इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो आपको जनता हटा सकती है, ठीक है? उसके बाद है घ में क्या हुआ? यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। तो प्यारे दोस्तों अगर स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि संस्थाएँ स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही तो उसको आप आदर्श लोकतंत्र, एक रियल लोकतंत्र नहीं कह सकते। तो ये समझ में आया? इस प्रकार से थे। आगे देख लेते हैं थोड़ा-सा और इसको, कुछ ताकि आपको थोड़ा एक अंदाज़ा मिल जाए। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में सूचनाएँ दी हुई हैं, ये भी लोकतांत्रिक पक्का नहीं क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या में दे रखा है दोस्तों, संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है। तो प्यारे दोस्तों, रियली में आप ये बताइए कि एक लोकतांत्रिक जो देश होता है, वहाँ पर सेना का शासन नहीं होता, वहाँ पर लोगों का शासन होता है, ठीक है? तो सेना संसद जो होती है जो संसद जैसे मान लीजिए लोकतंत्र है और वहाँ पर क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट को ये अधिकार होता है कि वो कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है? तो पार्लियामेंट को अधिकार होता है। तो ये इसको भी आप गैर लोकतांत्रिक ही कहेंगे, ठीक है? और इसका एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान दे सकते हो कि वहाँ पर कई बार क्या होता है सेना का रूल आ गया, म्यांमार में आ गया सेना का रूल, है ना? सैन्य शासन आ गया। तख्ता पलट कर दिया था मैंने आपको बताया था, है ना? कौन किया था? तो परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का जो सैन्य शासन चला था, उसके बारे में, है ना? उसके बाद देखेंगे संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। भाई संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। प्यारे दोस्तों ये कानून बनाने का अधिकार एक्चुअली लोकतांत्रिक देश में किसके पास होता है? संसद के पास होता है, ठीक है? तो वो किसी भी संदर्भ में कानून बना सकता है। लेकिन हाँ, न्यायपालिका भारत में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसके कुछ न्यायपालिका स्वतंत्र का मतलब है कि जो सरकार के जो अन्य 2 अंग हैं, कार्यपालिका और विधायिका, वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन अगर वो कानून की बात आए तो कटौती करके कानून तो बना सकता है, ठीक है? ये बात हुआ। उसके बाद है अगला दोस्तों देखेंगे ग में देश का नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के बिना किसी अ, और देश से संधि नहीं कर सकता, ठीक है? ये बात एकदम ठीक है क्योंकि अगर कोई देश संप्रभु है,
ठीक है, जिसको बोलते हैं देश क्या कैसा होना चाहिए, संप्रभु। संप्रभु का मतलब है हम किसी के दबाव में निर्णय नहीं ले सकते। जैसे ईरान ने क्या किया था, वहां पर चुनाव हुए किसके, उसके अमेरिका और अन्य देशों के उसमें दबाव में हुए, तो वहां का जो निर्णय जो लिए जाएंगे वो फिर विदेशी ताकतों के दबाव में ले जाएंगे और फिर वो वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखेंगे, ये लोकतांत्रिक नहीं होगा। तो यानी कि अनुमति के बिना देश से संधि नहीं कर सकता, ये क्या है, लोकतांत्रिक है। उसके बाद है देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री, जिसे यहाँ पर देखेंगे मंत्री नहीं बदल सकते। नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे दोस्त। केंद्रीय बैंक जैसे हमारे आरबीआई की बात कर रहे हैं, वो सारे फैसले, आर्थिक फैसले नहीं ले सकता। ठीक है, आरबीआई यानी कि क्योंकि वो एक संस्था है तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि मंत्री जो है प्यारे दोस्तों वो जनता द्वारा चुना गया है, प्रतिनिधि है, और वो भी उसमें फैसला क्या है, मंत्री क्या, मंत्री परिषद पूरी पूरी उसको बदल भी सकती है, ये बात ठीक है। अब इसमें देखेंगे लिखा हुआ है कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। तो ये बता रखा है कि भाई कौन सा नहीं है, आगे देख लेते हैं इस पर क्या है क्या नहीं। कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। लोकतंत्र में बहुत लोगों को स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। हाँ, यानी कि होना चाहिए लोकतंत्र में स्वतंत्र और समान तो होना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र व्यवस्थाएं दूसरे की तुलना में टकरावों को ज्यादा अच्छी तरह से सुलझाती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, ये भी बात ठीक है। लोकतंत्र दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं, ये कोई बात सही नहीं है, कह नहीं सकते, ठीक है। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में समृद्ध होते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्योंकि भारत ही देख लीजिए आप, लोकतांत्रिक देश है तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर गरीबी यानी कि बहुत ही अमीर ही होगा, लोग जो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वो अमीर होंगे, वो बहुत ही समृद्ध होंगे, ये बात जो है वैलिड नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हमने बात किया, आगे देखें। तो ये फिर से क्या है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक के बारे में बात किया गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया, इनको आप देख लीजिएगा। भुखमरी की संभावना कम होती है, कितने में तर्क कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले तर्क कौन कौन से हैं, ये आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने क्लास को अच्छे से सुना है तो इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप जवाब ना दे पाओ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार हमने देखा पूरा का पूरा चैप्टर कि क्या था क्या नहीं था, इसमें पूरे चैप्टर को देखा। लोकतंत्र का संवैधानिक और कानूनी पहलू, नागरिक अधिकार क्या हैं, फिर ये आपका जो है लिखने वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। चुनावी पार्टियां, राजनीतिक, ठीक है। लोकतंत्र की आलोचना क्या है, इस पर आप क्या है शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मैंने अभी आपको सारे के सारे पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या है, विपक्ष में क्या है, चुनावी और पार्टियों में राजनीति कैसे होती है, ठीक है, इसको बता सकते हो। नागरिक अधिकार क्या होते हैं, कौन कौन से अधिकार होते हैं, उसमें लिखा हुआ है। बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का अधिकार, तो उसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। संघ बनाने का अधिकार, आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार, अपनी बातें रखने का अधिकार, ठीक है, ये सब बता सकते हो, ठीक है। लोकतंत्र को संवैधानिक और कानूनी पहलू क्या है, ठीक है, आप इसको भी बताओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखा कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, ठीक है। ये इस प्रकार आपका जो है चैप्टर ये खत्म होता है, ठीक है। हमने इसको देख लिया है, पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से देखा है और बड़े ही प्यार, मतलब धीरे धीरे समझने का प्रयास किया है इसको। कोई ऐसी इसमें चीज मुझे नहीं लगती जो बची हो जो आपको समझ में ना आई हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करिए प्यारे दोस्तों। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं, या तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर वो इस क्लास में पढ़ रहे हो, या फिर वो आगे अभी छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं लेकिन उनको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा, तो कल हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।